डिकोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार, ये वो पहल है जो हमने मिलकर शुरू की है और अब इसकी अगली कड़ी लेकर हाजिर हूं। आज 17 सितंबर है। छत्तीसगढ़ के समाचारों को बारी बारी से जानते हैं। मेरा नाम शेखर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला समाचार पे ही आते हैं। पहला जो न्यूज है हमारे पास वह एक महोत्सव, नाम है रंग तरंग महोत्सव। रंग तरंग महोत्सव, क्या खास बात है? छत्तीसगढ़ के भूले बिसरे वाद्य यंत्र, वो जो हमारे आदिवासी संस्कृति की पहचान है या हमारे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र, इन वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन करना, उन पर आधारित लोकगीतों को गाना और आने वाली पीढ़ी को ये समझाना, ये बताना कि आपकी कला, आपकी संस्कृति खो जाए, इससे पहले उसे सहेज लीजिए। इस कला संस्कृति के मंच का आयोजन जो है वो किया गया रायपुर में मुक्तकाशी मंच नाम की जगह पर। और बड़ी बात जो थी, इसका बड़ा आकर्षण जो था, वो रीखी छत्री, जो कि छत्तीसगढ़ में वाद्य यंत्रों के संग्रहकर्ता कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के विविध वाद्य यंत्रों का जितना बड़ा संग्रह उनके पास है, उतना अभी किसी भी के व्यक्ति के पास नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपने पैशन के रूप में उसको, छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्रों को न सिर्फ सहेजना, उन्हें बजाना और उन्हें आने वाली पीढ़ी को सौंपना सीखा है। वो निःशुल्क सिखाते हैं आने वाले पीढ़ी को। ये उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं और इनकी एक किताब बड़ी चर्चित है। किताब का नाम है छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र। इस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ के ऐसे वाद्य यंत्र जिनको शायद दुनिया भुला चुकी है, ऐसे 120 वाद्य यंत्रों का इन्होंने संग्रह करके रखा है। अद्भुत संग्रह है ये किताब पढ़ने योग्य है और ये कलाकार जानने योग्य है। रीखी छत्री के बारे में आप सर्च करिए, पढ़िए उन्हें, और अगर मिलने का मौका मिले तो मिलिए जरूर और जानिए कि छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को बचाना भी कैसे आपकी पहचान बन सकता है। आइए अगले न्यूज पर आते हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, 17 सितंबर, विश्वकर्मा जयंती। और छत्तीसगढ़ के भी एक बड़े प्रिय व्यक्ति, जिन्हें लोकप्रिय की उपाधि मिली थी, वामन बलिराम लाखे जी का भी आज जन्मदिन है। तो आप प्रधानमंत्री के जन्मदिन को याद रखिए, लेकिन आपकी छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय व्यक्ति को आज के दिन बधाई देना मत भूलिए। वामन बलिराम लाखे जी, जो सहकारिता के लिए जाने जाते हैं, वो जो अपनी उपाधि त्यागने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और जनता उन्हें लोकप्रिय कहती है। आइए, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर क्या क्या चीजें थी। पहला, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई। पखवाड़ा यानी 15 दिन का समूह है। इन 15 दिन के भीतर स्वच्छता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाने वाले हैं। 17 सितंबर से 15 दिन के लिए ये लगातार चलेगा। इसकी शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री महोदय जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से किए। खुद साफ सफाई का कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया गया था। रक्तदान अमृत उत्सव 2.0, पिछले बार ये पहल शुरू की गई थी, इसे आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सामूहिक रक्तदान। हालांकि पर्सनली अगर आप मेरा ओपिनियन चाहेंगे तो जरूरतमंद को जब जरूरी है तब वो रक्तदान मिले, क्योंकि ब्लड बैंक हमारे इतने विकसित भी नहीं है कि लंबे समय तक बहुत सारे लोगों के द्वारा किए गए रक्तदान का ब्लड स्टोर करके रख सके। हालांकि रक्तदान होना चाहिए, पर बल्क में करने के बजाय जब जरूरत हो तब करिए, और बेहतर होता है। ये मेरा अपना व्यू है, बाकी आप अपने विचार रख सकते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0, इसकी भी शुरुआत की गई। इससे पहले भी अभियान चला है, एक पेड़ माँ के नाम ये चल ही रहा था, अभी इसका 2.0 प्रारंभ हुआ है। ये भी रायपुर से प्रारंभ हुआ और अंततः इस दिन का अंत जो हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन का है, खारून नदी की महाआरती के साथ होगा। रायपुर की जीवनदायिनी कही जाती है खारून नदी, इंद्रावती की सहायक नदी के रूप में भी आप उसे जानते हैं। आइए अगले समाचार पर आते हैं। जब नदियों की बात निकली है तो ये न्यूज भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। छत्तीसगढ़ में नदियों के उद्गम स्थल को संवारा जाएगा। बड़ी बात है और बड़ी घोषणा है। 19 नदियों को चुना जाएगा और उनके ओरिजिन पॉइंट, उनके बर्थ प्लेस, उनके उद्गम स्थल को ढूंढ करके न सिर्फ सहेजा जाएगा, बल्कि उसे पर्यटन मानचित्र पर लाने का प्रयास भी किया जाएगा। इसमें एक संरक्षण कमेटी बनेगी जो 10 नवंबर को अपनी पहली बैठक करने वाली है राज्य स्तर पर। हर जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में यह कमेटी का गठन किया जाएगा, यानी नदी उद्गम कमेटी होगी और उसकी अध्यक्षता करेंगे जिला कलेक्टर महोदय। अभी शुरुआती दौर में 6 नदियां जो है उनके लिए इस कमेटी के गठन का घोषणा जारी कर भी दिया गया है। कौन सी 6 नदियां हैं यदि आपसे पूछा जाए शुरुआती दौर में, तो इसमें हमारे यहाँ की महानदी है, ऑफकोर्स वो होना ही था। कहाँ है पता है ना? सिहावा वाला क्षेत्र। हसदेव नदी है हमारी, तांदुला है, पैरी है, केलो नदी है और मांड नदी है।
ये सभी वो नदियां हैं जिनके शुरुआती दौर में गठन कर दिए गए हैं। महानदी सिहावा से, हसदेव का आप उद्गम जानते ही हैं, कैमूर क्षेत्र है ये, मनेन्द्रगढ़ जिले की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तांदुला बालोद की बड़ी प्रसिद्ध नदी है। पैरी नदी आप जानते हैं, भात्रीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद से होकर के निकलते हुए, केलों को कौन नहीं जानता, लुड़ेक पहाड़ी से निकलती है, और लुड़ेक पहाड़ी लैलूंगा तहसील की हम बात कर रहे हैं, और मांड नदी मैनपाट से निकल करके प्रवाहित होती है। उन जगहों को चिन्हित करना है और उस नदियों के उद्गम स्थल को पहचान दिलाना है, यह है लक्ष्य। सर्वे और चिन्हांकन और समेकित विकास। आइए अगली न्यूज पर आते हैं। नार फोड़ने की रस्म बस्तर दशहरा से जुड़ी हुई एक और अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है, वो भी संपन्न हुई। ये देखिए एक तस्वीर यहाँ आपको दिख रही होगी, ये रथ के बने हुए पहिए की तस्वीर है, और इस पहिए में एक्सल फिट करने से पहले यहाँ बीच में एक गड्ढा बनाया जाता है, एक होल किया जाता है, और इसे ही नार फोड़नी कहा जाता है। चूंकि जितने भी निर्माता हैं हमारे आदिवासी भाई, वो अपने परंपरागत हथियारों का ही प्रयोग करते हैं, माप जोक के लिए भी उन्हीं का प्रयोग करते हैं, तो उन हथियारों को सम्मान देना, इस प्रक्रिया के पूरी तरह से कंप्लीट कर दिखाए हम, इसको याद करने के लिए नार फोड़नी की रस्म निभाई जाती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, रथ के पहिए तैयार होने के बाद पहियों को रथ में लगाने से पहले की जाने वाली पूजा है। ये कैसी होती है पूजा? रथ बनाने में प्रयुक्त परंपरागत हथियारों की भी पूजा होती है, और पहिया बन जाने के बाद बीच में छेद करने की जो परंपरा है, प्रथा है, वही नार फोड़नी है। इसके अलावा अस्कुड़ नाम की जो लकड़ी है, उसका पहिए का एक्सल भी तैयार करने की शुरुआत कर दी जाती है। इसमें अगेन मांगुर मछली जो है 11, वो उसका बलि दिया जाता है, अंडा चढ़ाया जाता है और लाई चढ़ाया जाता है देवी में, और आशीर्वाद मांगते हुए आगे के काम सुचारू रूप से हो सके, इस कामना के साथ आगे के कार्य किए जाते हैं। बस्तर दशहरा सिर्फ एक पर्व नहीं है, लोक उत्सव है, वो उत्सव जिसमें हर समुदाय अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ये कहिए कि एक सामुदायिक जलसा है जिसमें हर किसी को उसका पार्ट पता है। आइए अगली न्यूज पर आते हैं। राज्य के 6 जलाशय बन सकेंगे रामसर साइट, इस पे क्वेश्चन मार्क मुझे लगाना चाहिए था। क्या ये हो पाएगा? ये अभी भविष्य के गर्भ में है, पर क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किन जगहों का चयन किया गया है? 6 जगह का। कौन सी है जगह? मांडर, जो रायपुर के पास ही है, नवा रायपुर रोड में आपको दिखाई देगा। गंगरेल, जो कि आप सब जानते हैं, धमतरी का जो प्रसिद्ध बांध है हमारा, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय क्षेत्र, उसका डुबान एरिया। गिधवा परसदा, जहां हमने पहला पक्षी महोत्सव मनाया था, वो स्थान बेमेतरा का। नीम गांव जलाशय, जो इन दिनों काफी चर्चा में, हमारे मुख्यमंत्री जशपुर से आते हैं इसलिए, और कोपरा बिलासपुर का एक क्षेत्र, एक जलाशय जहां खूब सारे प्रवासी पक्षी आते हैं और अपने शीतकाल को यहाँ स्पेंड करते हैं। और कुरुंदी मुंडा तालाब, बस्तर में एक जगह जिसकी कहानी है, जिसकी कहानी ये है कि ये तालाब सीधा उड़ीसा में कहीं जुड़ता है। ये तालाब एक सुरंग के माध्यम से उड़ीसा के एक तालाब से जुड़ा हुआ है। लोक कथाएं चल निकलती हैं, और उन्हीं में से एक कहानी ये कहती है कि अगर ये तालाब किसी कारण से मैला या गंदा हुआ, तो उड़ीसा में मौजूद एक तालाब गंदा हो जाता है। ऐसी ही कितनी ही कहानियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ये मैं सुनाता रहूंगा, पर हाँ, यही 6 जगह है जिनका शुरुआत में चयन किया गया है। स्कोप तो और भी बहुत सारी जगह का है। यदि आप कोरबा जाएंगे तो वहां कनकी करके जगह है, कनकेश्वर धाम, वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह साबित हो सकती है। हमारा जो कोरबा क्षेत्र यदि आप आएंगे तो उसका सतरंगा वाला हिस्सा भी, कैचमेंट इलाका जो है उसका, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। पर शुरुआत इन 6 जगहों के साथ की जा रही है रामसर साइट बनाने की। अब ये न्यूज सुनते सुनते आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर क्या है ये रामसर साइट। तो पहले इसमें रामसर को समझते हैं। रामसर एक शहर है ईरान का, जहां एक संधि हुई, एक ट्रिटी हुई। इस संधि की यदि बात करें तो हमारे पास ये संधि 1971 में 2 फरवरी को हुई। दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि ऐसे वेटलैंड, यानी कि आर्द्र भूमि क्षेत्र, जो झीलों का बड़ा इलाका है या किसी नदी का बड़ा बेसिन फैला हुआ इलाका है, ऐसे इलाके जहां अक्सर प्रवासी पक्षी आते हैं, मुझे सहेज कर रखेंगे, क्योंकि वो जैव विविधता का केंद्र बनते हैं। उन जगहों को सहेजने के लिए ही ईरान के उस शहर में चूंकि ये संधि हुई, इसीलिए रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। पहले आपको अपने क्षेत्र की आर्द्र भूमि विकसित करनी है, और अगर एक बार वो रामसर साइट घोषित हो गई तो उसका रख रखाव और जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले फंड से होती है। तो कोई भी राज्य, कोई भी देश ये जरूर चाहेगा। भारत की ही यदि हम बात करें तो आज की स्थिति में 91 रामसर साइट है भारत के पास, पर छत्तीसगढ़ से एक भी नहीं। अब ये मौका है हमारे पास कि हम डेवलप कर सकें
और ये 6 जगहों को चिन्हित कर दिया गया है। आई होप रामसर साइट आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा पेज ये भी है कि रामसर साइट का दर्जा पाने के लिए आने वाले पक्षियों की जो संख्या है वो 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा डिटेल से मुझे नहीं लगता कि आपको और जानने की ज़रूरत है, और ऐसे ही अपडेट जो है वो मैं लगातार आपको देता रहूँगा। तो जब भी पढ़ें दम से पढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वन लाइनर है हमारे पास कुछ। देवगांव जलाशय नारायणपुर, जैसे कि आप सब जानते हैं बस्तर संभाग में जलाशयों का सूखा है, और उसी कड़ी में एक जलाशय बनाने की घोषणा हुई, देवगांव जलाशय। पर जाहिर सी बात है जब जलाशय बनेगा तो बहुत सारे क्षेत्र डुबान इलाके में आएंगे। जिन लोगों की भूमि उस डुबान क्षेत्र में जा रही है वो मुआवजे को लेकर के अभी विरोध पर हैं। इस कारण ये न्यूज लगातार बन रही है, आप ध्यान रख सकते हैं, इसीलिए वन लाइनर है वो। इसके बाद बजरंग और रुद्र सीमेंट कंपनी ये बंद हो गई है संचालन। किताबों में बजरंग सीमेंट आप पढ़ते आए होंगे, बस्तर में मौजूद सीमेंट कंपनियों में मेरी तरफ से बोनस के तौर पर आप रुद्र सीमेंट भी जानिए, जो खोली तो गई थी पर सफल संचालन नहीं कर सकी। तो बस्तर में बंद होने वाले सीमेंट कंपनियों में 2 कंपनियों के नाम आप ध्यान रख सकते हैं। अब बुरे कारण से ही है पर चर्चा में तो है। इसके बाद बिजली आयोग के अध्यक्ष आज अचानक से अपना इस्तीफा पेश कर दिया। अभी 1 साल का कार्यकाल उनका बचा हुआ था ना। बात कर रहे हैं हम हेमंत वर्मा की, जिन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है 1 साल पहले ही। तो ये थे आज आपके लिए समाचार। ध्यान से सुनने के लिए हमेशा की तरह मैं आपका धन्यवाद दूंगा। और अगर आप अब तक रुके हुए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप सुनते हैं शेयर कर दिया करें ताकि और लोगों को भी इस पहल का लाभ मिल सके। आपसे हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा इस वादे के साथ। कल मिलते हैं। थैंक यू।